हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है भंवरधारा, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 में। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप इसको बोर्ड में पढ़ाइए। तो ये जो थ्योरी पोर्शन है ना, तो यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कम समय में आपको समझा भी दूंगा क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट रूप से आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लेना। क्वेश्चन कैसे आता है, भंवरधारा किसे कहते हैं, इसका अनुप्रयोग समझाइए। यह क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है भंवरधारा के प्यारे बच्चों अनुप्रयोग, है ना। अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये चीज आपको समझाना है। भंवरधारा का प्रदर्शन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको ये एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिसे आपको याद करना है कि भंवरधारा का जो मतलब सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम भंवरधारा को किसने बताया। तो भौतिकविद फोको थे। किसने? फोको ने अपने प्रयोग में भाई साहब भंवरधारा की खोज की। भंवरधारा को फोको धारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोको धारा। कौन सा धारा बच्चों? फोको धारा। तो भंवरधारा को क्या बोला जाता है? फोको धारा भी कहा जाता है, क्योंकि भौतिकविद फोको थे, है ना। इन्होंने ही इसकी सर्वप्रथम खोज की। भाई साहब उन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारे पास कोई कुंडली है, तो उसमें यदि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास यदि एक कुंडली है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और आपने इसके बाद लेंज का नियम पढ़ा। भाई लेंज का नियम क्या है? कोई भी धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी को क्या करती है? विरोध करती है। सिंपल है। कोई भी धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का वो विरोध करती है। तो ये लेंज जो है भाई साहब बहुत अच्छा नियम बता दिए कि प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी? जिधर से वो उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध करेगी। सिंपल है। इसके बाद फोको साहब बताए, ठीक है भाई साहब लेंज जी आप बता दिए, आपका ही हम 2 कॉपी कर रहे हैं, कुछ और नया चीज ऐड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाँ भाई साहब कुंडली है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे, प्रेरित धारा तो उत्पन्न होगी, लेकिन ये जो प्रेरित धारा है ये चक्करदार होती है। मतलब जिस प्रकार से आप कुएं में क्या करो, स्थिर पानी है उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल दो तो उसमें गोला गोला आकृति मिल जाएगा। ये सब न देख पाओ तो आप बेहतरीन रूप से एक तालाब में जाओ, तालाब जहां पर एकदम स्थिर हो और उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दो, फिर आप देखोगे चारों तरफ उसका लहर बन जाता है। तो ये जो है मेरे बच्चों चक्करदार जो आपका एक प्रकार से धारा हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार से भंवरधाराएं भी होती है। सिंपल है। इसी को बताया किसने? भाई साहब फोको ने। अब बताने बस से कुछ नहीं होता, इसका प्रायोगिक अध्ययन भी किया, इसका उपयोग भी बताया, इससे कुछ हानि भी है ये भी बताया। और भाई साहब उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर आज बहुत जगह हम बहुत ज़्यादा उपयोगी रूप से इस धारा का उपयोग करके हम प्रेरण भट्ठी में या कि चाल मापी में या कि मान लीजिए आपका रुद्धोधौल बनाना है तो उसमें, या कि ट्रेन के पहिया को रोकना है, यानी ट्रेन को रोकना है, चलती हुई गाड़ी को रोकना है, उसमें भंवरधारा का उपयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले इस परिभाषा को समझ लीजिए कि जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवरधारा कहते हैं। कुल मिला के प्रेरित धारा ही भंवरधारा है। जो प्रेरित धारा है वो भंवरधारा है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई साहब ऑरेस्टेड साहब जो आए थे वो किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। इसके बाद फैराडे ने अपने प्रयोग में बताया कि भाई चुंबक से हम धारा भी बना देते हैं। ठीक है। और इन्हीं धारा को फिर दिशा बताने के लिए लेंज साहब आए और इन्हीं का अनुप्रयोग थोड़ा विस्तृत अध्ययन करने के लिए फोको साहब आ गए। सिंपल है। तो एक क्रमिक रूप से है पूरा अध्ययन यार, क्रमिक रूप से, है ना। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बिल्कुल अपना अपना सिद्धांत बताते गए, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो आधुनिक आवर्त सारणी, कि आधुनिक आवर्त सारणी में पूरा मोस्टली नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी तत्वों की खोज हुई, है ना। कई लोग भाई डोबे राइडर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथर मेयर का सिद्धांत, ये सब असफल रहे। फिर जो मंडलीव का आवर्त सारणी है कई वर्षों तक चला। इसके बाद जब आधुनिक आवर्त सारणी आया तो इसके लिए तो भी कोई नया व्यक्ति नहीं आया है, इसलिए भी वो चल रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है सिद्धांत इनको गलत करार दिए जाए, लेकिन उतना बुद्धिमान व्यक्ति हो तब तो होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे ही है भाई साहब, कोई एक व्यक्ति किसी चीज को पर्टिकुलर 100% नहीं बता पाता, तो फिर
कई लोग मिलकर के उस पर काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों की खोज हो जाती है। तो अभी फिलहाल तो भंवर धारा आप समझ ही गए होंगे कि जिस प्रकार से आप जल में एक पत्थर डालते हो तो चक्करदार धारा दिखता है, उसी प्रकार से हम जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। इसका प्रदर्शन करना है तो जैसे यहां पर आप देखो, एक तांबे का आयताकार प्लेट है, ये देखो ये तांबे का प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं। और भाई साहब ये तांबे का आयताकार प्लेट है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास ये N और S चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, मतलब चुंबक है N और S, तो ये आपका क्षण चुंबक नहीं है, ना तो नाल चुंबक है, और ये आपका विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी, मान लीजिए विद्युत चुंबक का निर्माण करते हैं तो उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तब चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। समझ रहे हो भाई। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए एक हमारे पास लोहे का रॉड ले लो आप, या कि मान लीजिए पैनालिका ही बना लो, उसमें तांबे का तार, विद्युत तांबे का तार लपेट दो बच्चों, और विद्युत तांबे का तार लपेटने से होगा क्या कि उसमें एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल है, समझ गए ना। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हमारा विद्युत चुंबक है ना, N और S। इसके बीच एक तांबे का आयताकार प्लेट है, इसको लटका दिया गया। इस प्रकार से लटकाया जाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक ये घूम सके, और यदि इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो घूमने लगता है, और धीरे धीरे करके वो घूमते घूमते घर्षण, वायु के घर्षण से वो रुक जाता है। जैसे किसी चीज को आपको घुमा कर रख देना है, तो घुमाने के बाद वो क्या करता है कि घूमता रहता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि वायु के घर्षण से वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सिंपल है। क्यों स्थिर हो जाता है? क्योंकि वायु का घर्षण होता है, घर्षण विपरीत बल कार्य करता है और रुक जाता है। लेकिन देखा क्या गया कि जैसे हमारे पास ये विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक के बीच हम तांबे का आयताकार प्लेट रख देते हैं, और फिर यदि हम क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो ये जो हमारा मान लीजिए तांबे का आयताकार प्लेट है, ये तुरंत रुक जाता है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, केवल एक ही प्रदर्शन। आपके बुक में 25 प्रदर्शन हो इससे मतलब नहीं है, एग्जाम में केवल एक ही प्रदर्शन समझना है। ये कैसे प्रदर्शन कर रहे हो सर? ये चित्र आपको तो आसानी से मतलब आप बना लोगे। तो ये आपका ये आयताकार प्लेट है, इसमें धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे, ठीक है। ये लो, इधर धारा की दिशा, और ये चक्करदार, देखो अंदर चक्करदार दिख रहा है आपको, ये चक्करदार धारा है। ये आयताकार प्लेट आपको दिख रहा है, इसके अंदर का चक्करदार धारा दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब हमने देखा आयताकार प्लेट था, विद्युत चुंबक के बीच रखा हमने। पहले इसमें जब हम विद्युत चुंबक में जब तक धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगा। तो चूंकि प्यारे बच्चों ये जो हमारा आयताकार प्लेट है, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो धीरे धीरे वायु के घर्षण से कुछ देर बाद ये रुकेगा। लेकिन जैसे ही इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन किया गया, देखा गया तुरंत रुक गया। मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई चक्करदार, और जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध कर रही है। समझ रहे हो? भंवर धारा का नियम ये, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। लेंजे ने बता दिया कि भंवर धारा क्या है भाई साहब, प्रेरित धाराएं, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध करती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब ये डायग्राम आपको बना लेना है, इसके बाद फिर बच्चों आपको लिखना है। ठीक, तांबे की एक आयताकार प्लेट लेते हैं जो कि क्षैतिज अक्ष पर चुंबक विद्युत चुंबक NS के ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती है। जब विद्युत चुंबक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती तो तांबे की प्लेट स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती है। बिल्कुल, हवा के घर्षण के कारण इसका आयाम धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में कुछ समय पश्चात रुक जाता है। बिल्कुल सही है। किंतु तांबे की प्लेट गति कर रही हो और उस समय विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो होता क्या है कि प्लेट तुरंत जाकर के रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, चक्करदार भंवर धार। ठीक है, इन्हीं चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है जिसे भंवर धारा कहते हैं, और ये जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। सिंपल है ना, चीजें क्लियर है। इस कारण से रुक जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ भंवर धाराओं की हानियां भी हैं, भंवर धाराओं की हानियां भी हैं। जैसे भंवर धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये जो धारा है अत्यंत गर्म भी कर देता है। जैसे आपका मान लीजिए आयताकार प्लेट थे, यदि नर्म लोहा होता, नर्म लोहा, मान लीजिए तांबे का आयताकार प्लेट है, नर्म लोहा होता तो क्या होता फिर बच्चों, गर्म हो जाता। किसके कारण? भंवर धारा के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और फिर बच्चों वो गर्म हो जाती है, जिससे ऊष्मा नष्ट हो जाता है। जो हमारा विद्युत ऊर्जा होता है उसमें ऊर्जा में अपव्यय होने लगता है।
जैसे आप जनित्र की बात करो, डायनेमो की बात करो, ट्रांसफार्मर की बात करो, प्रेरण कुंडली की बात करो, इसके जो क्रोड होते हैं नर्म लोहे के बने होते हैं। किनके किनके? जनित्र की बात करो, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडली आदि के क्रोड नर्म लोहे के बने होते हैं। और जब ये उपकरण मतलब उपयोग में लाए जाते हैं तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। सिंपल है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। वही साहब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी, भंवर धारा उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये क्या होता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होना मतलब ये विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है। तो ये एक प्रकार से क्षय है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। लेकिन इसको भी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? क्रोड बनाने के लिए क्या करते हैं? कई सारे छोटे छोटे प्लेट के टुकड़ों को अपन एक पट्टी, मतलब कई सारे पट्टियां, लोहे की पट्टियां होती हैं, इनको हम एकत्रित करके क्रोड बना देते हैं। और जिससे हम क्या करते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ का लेप कर देते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। कभी ट्रांसफार्मर मिलेगा यदि मेरे को, छोटा मोटा कोई भी उपकरण मेरा खराब होगा तो ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तविक रूप से ट्रांसफार्मर की पत्तियां किस प्रकार से होती है। बहुत ज़्यादा डाउट होता है ना कि यार ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ठीक है, चीज़ें क्लियर है भैया? भंवर धारा आप समझो यार, कुछ भी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अनुप्रयोग की, इनके प्रयोग की, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से देखो, धारामापी को रुद्धौल बनाने में, धारामापी मतलब जिसमें से हम धारा मापते हैं। धारामापी की कुंडली तांबे के विद्युत रोधी तार को एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेटकर बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। जब कुंडली विक्षेपित होती है तो ढांचे में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो कुंडली की गति का विरोध करती है। अतः कुंडली विक्षेपित होकर इधर उधर बिना हिले उपयुक्त स्थिति में शीघ्र ही रुक जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करो, कि जब हम धारामापी को बनाते हैं तो चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच क्या होता है? एक कुंडली होता है। सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच एक कुंडली जो होता है गति करता है, लेकिन जब उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस ढांचे में ही भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो हम धारामापी बनाते हैं, जो उसका कुंडली होता है वो एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेटकर बनाई जाती है। एल्युमिनियम का फ्रेम होता है अंदर, ठीक है। और फिर बच्चों जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेपित होती है, बिल्कुल विक्षेपित होगी। और जैसे विक्षेपित होगी तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में ये कुंडली है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगी तो मेरे बच्चों होगा क्या? इसमें एक प्रेरित धारा, जो ढांचा है, कुंडली का जो ढांचा होगा, कुंडली की बात, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, कुंडली के ढांचे की बात कर रहा हूं, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। और ये कुंडली जो गति कर रही है उसका विरोध करती है, वो स्थिर हो जाता है। बस इतना ही सिद्धांत है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या कहा गया कि भाई साहब कुंडली को ध्रुव खंडों के बीच में रखा गया, कुंडली में धारा प्रवाहित किया गया तो ये कुंडली विक्षेपित होने लगता है। बिल्कुल सही है। अब ये कुंडली रुकेगा कैसे? तो जैसे विक्षेपित होना शुरू हुआ तो भाई साहब चुंबक के ध्रुव खंडों के कारण उसके ढांचे में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। वो क्या करती है? कुंडली की गति का विरोध करते, कुंडली रुक जाती है। बस सिंपल है। दूसरा, प्रेरण भट्ठी में, किसमें? प्रेरण भट्ठी में। इसका उपयोग क्या करते हैं? उच्च ताप उत्पन्न कर धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु में किया जाता है। चूंकि अभी आपने पढ़ा था इसके पहले जस्ट की भंवर धारा के कारण कोई भी पदार्थ अत्यंत गर्म हो जाता है। प्रेरण भट्ठी में होता क्या है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। किसी भी पदार्थ को मिश्र धातु बनाना, उसको पिघलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रेरित धारा के कारण, इस भंवर धारा के कारण हम उच्च ताप उत्पन्न कर सकते हैं। यह चीज भी आप समझो। जब किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन करते हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है जिसे भंवर धारा कहते हैं। ये भंवर धारा खतरनाक भी होता है, ताप को बढ़ाया जा सकता है। हम मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी दो पदार्थों को मिलाकर के मिश्र धातु बनाना है, धातुओं को पिघलाना है, तो उसको अपन कुंडली के अंदर रखते हैं। क्या करते हैं? कुंडली के अंदर रखते हैं और कुंडली को अंदर रख करके इसमें उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं।
जिससे धातुओं में इतनी प्रबल प्रबल धाराएं मतलब भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है कि उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो कुंडली के अंदर धातु है वो पिघल जाती है और आपस में मिल जाती है। प्रेरण भट्ठी में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करो कि प्रेरण भट्ठी में जो हम प्यारे बच्चों कुंडली का प्रयोग करते हैं, कुंडली के अंदर हम उन पदार्थों को रख देते हैं जिन धातुओं को पिघलाना होता है और फिर उस कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है और धातु पिघल जाता है। सिंपल, और कुछ भी नहीं। विद्युत ब्रेक में, विद्युत ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रेलगाड़ी देखे होंगे, पहिए बड़े बड़े होते हैं, उन पहियों के साथ में, उन पहियों के साथ में प्यारे बच्चों क्या होता है, ड्रम लगा होता है, ड्रम जिसे बोलते हैं, बड़े बड़े बेलन लगे होते हैं। अब जैसे हमको क्या करना है, रेलगाड़ी को रोकना है तो ब्रेक लगाना है, तो उन ड्रम के बीच भंवर धारा उत्पन्न किया जाता है। अब जब भंवर धारा उत्पन्न करेंगे तो वो भंवर धारा क्या करेगा, वो पहिया के साथ घूम रहा होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो रेलगाड़ी में ड्रम लगा होता है पहिए के साथ, वो पहिए के साथ घूम रहा होता है, घूम रहा है, लेकिन जैसे उसमें भंवर धारा उत्पन्न किया गया, वो जो घूम रहा है उसका विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा तो पहिया रुकेगी, रेलगाड़ी भी रुक जाता है। इस प्रकार से विद्युत ब्रेक बनाने में किया जाता है। देखो, विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है, पहिए की धुरी के साथ साथ घूमता रहता है। अच्छा, पहिए की धुरी के साथ साथ क्या घूमता है, यह चीज तो आपको समझना है कि पहिए की धुरी के साथ साथ इसमें एक ड्रम लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ड्रम, समझ रहे हैं, जो कि पहिए के साथ साथ घूमता रहता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से ही भंवर धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और ड्रम में तीव्र भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो ड्रम के साथ साथ पहिए को भी रोक देती है। समझ रहे हो कुछ भाई साहब, ये सब उपयोग हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे और इसको भी तैयार कर लेंगे। अगला है प्रेरण मोटर में। यदि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में धातु का एक बेलन रख दिया जाए तो बेलन में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र और बेलन के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, अतः बेलन भी घूमने लगता है। यही प्रेरण मोटर का सिद्धांत है, प्रेरण मोटर का सिद्धांत। बस भंवर धारा का अनुप्रयोग आप 3 तो तैयार ही कर लो, 4 यहां पर मैंने किया है ताकि आप लोगों को, यदि भाई एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर में, तो फिर आपको 3-4 अनुप्रयोग तो लिखना ही पड़ेगा। भंवर धारा का प्रदर्शन भी मैंने करा दिया, भंवर धारा किसे कहते हैं, इससे हानि भी होता है वो भी चीज मैंने करा दिया। और अगले लेक्चर में बात करेंगे स्वप्रेरण, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।